विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में मैं मोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डिंडोशी वसात हिंदी क्रमांक 2 का टीचर हूं। आज मैं 8वीं कक्षा का गणित लेने वाला हूं और घटक का नाम है बेजिक राशियों के गुणनखंड। अब तक हमारे 2 लेक्चर हो गए। इन 2 लेक्चर में हमने अब तक क्या सीखा कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपद किसे कहते हैं, त्रिपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और a घाते 3 धन b घाते 3 हमने इस सूत्र पे कुछ सवाल किए हैं। आज मैं आपको इसके आगे ले चलता हूं। तो सबसे पहले मैं सूत्र की चर्चा करता हूं। आज आपको पहला इस सूत्र पे आपको उपयोग करके आपको गुणनखंड निकालना है। सूत्र है a घाते 3 ऋण b घाते 3 बराबर a ऋण b a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग। तो आज आपको इस सूत्र पे जो है काम करना है। तो देखिए प्रश्न है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए और हमें गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो मैं एक एक सवाल लेता हूं। सवाल क्रमांक 1, यहां दिया गया गुणनखंड निकालिए 27 p घाते 3 ऋण 125 q घाते 3। तो जब भी इस तरह का आपको सवाल दिया रहेगा, पहला हम एक बार सूत्र पे फोकस करते हैं। सूत्र में आपको क्या दिया है, a घाते 3, मतलब जो भी पहला नंबर है ये पूरी संख्या जो है घातांकीय रूप में लिखना पड़ेगा और घन के घात में, मतलब घात 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो चरांक है उसके ऊपर तो घात 3 दिख रहा है, मगर जो 27 है उसके ऊपर नहीं दिख रहा है। तो आसान तरीका, अगर जो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई किसका घात है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुणनखंड की मदद ले सकते हैं। 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, यानी ये जो है 3 का घात है। तो ये 3 का घात और p का घात, इसको हम दोनों मिला के लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 3p 3p घाते 3। उसी तरह से जो 125 है, अब ये आपको नहीं पता चल रहा कि किसका घात है। ऐसे तो 5 का घात है, मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसका घात है, तो आप गुणनखंड की मदद ले सकते हैं। 5 दूनी 10, 4 25। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 125 है वो 5 का घात है। तो 5 का घात 3 और q का घात 3, तो दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे 5q घाते 3। ये एक हिस्सा हो गया कि आपको जो भी सवाल दिया गया है उसको घन के रूप में लिखेंगे। घात 3 का मतलब होता है घन, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो घन से स्टार्ट होता है। तो ये पहला एप्लीकेशन होगा कि आप सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपने अब घात में लिख चुके हैं। अब मैं देखिए यहाँ कुछ मार्किंग कर रहा हूं। अब ये जो है ये मेरा a हो गया और ये मेरा b है, ठीक है, बीच में ऋण है। तो आप पहला सूत्र लिख लीजिए। देखिए यहाँ सूत्र आपको पहले से दिया हुआ है। तो अब ये सूत्र की मदद से मैं सवाल लगाऊंगा। ये मैंने सूत्र वापस से लिख दिया, a ऋण b a घाते 2 धन ab धन p घाते 2। अब यहाँ जो है a की जगह मुझे क्या दिख रहा है, 3p। देखिए जहां a है वहां आपको 3p दिख रहा है और जहां b है वहां 5q दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करिए। तो a ऋण b, तो a क्या है 3p, b क्या है आपका 5q है कोष्टक। अब यहाँ a का वर्ग, तो a का वर्ग आएगा यानी 3p का वर्ग, धन ab, तो 3p उसका गुणा होगा आपका 5q के साथ, और धन b का वर्ग, तो b यहाँ जो है आपका 5q है उसका वर्ग, कोष्टक बंद। अब इसके बाद जो है अगला जो क्रम होगा ये आपका ऐसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ जो है 3 का वर्ग होगा 9 और p का वर्ग हो गया p का वर्ग। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 pq, और यहाँ 5 का जो वर्ग है वो होगा 25 q का वर्ग। तो ये इस तरह से आपने इस संख्या का जो है आपने गुणनखंड निकाल दिया है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे सवाल पे जाते हैं।
देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है 125 y घाते 3 ऋण 1। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि सबसे पहले सूत्र आपको लगाना है, लेकिन घात घात में होना चाहिए, मतलब घाते 3 में लिखना है, मतलब घन में लिखना है। जो घात है वो 3 आएगी। जैसे ये चरांक है, ये संख्या है, यहाँ चरांक को तो घात 3 है, मगर ये जो संख्या है इसको भी आपको घातांकी रूप में लिखना है और घात आपका 3 आना चाहिए। तो अभी जैसे हमने पिछले सवाल में किया, 125 है वो 5 का घात है, ठीक है। 125 है वो किसका घात है? 5 घाते 3 है। नहीं तो आप गुणनखंड की मदद ले सकते हैं। ये 5 घाते 3 और ये y घाते 3, तो इसको हम कंबाइन करके साथ में इकट्ठा करके इस तरह से लिखेंगे, यानी 5 घाते 3 और y घाते 3, ये कंबाइन आ जाएगा। ऋण अभी आपको पता है कि एक को हम 1 घाते 3 लिखेंगे, यानी घन के रूप में लिखेंगे तो वही उत्तर होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 1 ही आ रहा है। अब आइए हम सूत्र पे लिखते हैं। तो इसमें आपको पहले पहचानना है कि a कौन है और b कौन है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये a घाते, ये a हो गया, ये b हो गया, इसके ऊपर घात 3 है, इसके ऊपर भी घात 3 है, और सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये सूत्र की मदद से आप लिखते जाइए। तो देखिए जो सूत्र है आपका, जो सूत्र कह रहा है कि भाई a ऋण b, a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग। तो अभी a क्या है आपको यहाँ दिख रहा है 5y है, b क्या है आपका 1 है, तो लिखते जाइए 5y ऋण 1 कोष्टक बंद। अब दूसरे कोष्टक में आते हैं। a क्या है आपका 5y का वर्ग धन a है आपका 5y, b है आपका 1 धन b का वर्ग, b क्या है आपका 1 है, 1 का वर्ग। अब कोष्टक को खोलिए, तो 5y ऋण 1। अब यहाँ देखिए 5 का जो वर्ग होगा वो होगा 25, y घाते 2 या y का वर्ग। 5 का गुणा आप 1 में कर दीजिए, 5 एकम 5, 5y धन 1। तो इस तरह से आपने जो है गुणनखंड जो है निकाल दिया है। ये आपका सवाल था और इस सवाल का गुणनखंड ये आ गया। तो आपको जो है यहाँ सूत्र मैं पहले से लिख दिया हूँ, जितने भी सवाल होंगे आपके इसी सूत्र पे काम करेंगे। और दूसरा, आपने इससे पहले विस्तार सूत्र पढ़ा ही होगा, उसमें और भी सूत्र है, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको सूत्र जो है बोर्ड पर लिखकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। देखिए यहाँ जो तीसरा सवाल है, अभी जो भिन्न में दिया गया है, ये सवाल है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपकी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, इसको घन के रूप में लिखना है। जब तक आप घन के रूप में नहीं लिखेंगे आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सूत्र जो है घन से शुरुआत हो रहा है और आपको इकट्ठा घन लिखना है। जैसे यहाँ चरांक के ऊपर तो हमेशा घन दिखता है, लेकिन संख्या जो है वो घन में नहीं रहती, तो आपको क्या है, इसको घातांक के रूप में करके घन के रूप में लिखना है। जैसे अभी 8 है, तो आपको पता है कि 8 क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 जो है वो 2 का घन है, और p के ऊपर तो घन दिया गया है, तो इसको हम इकट्ठा अगर जो लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2p का घन। उसी तरह से यहाँ आ जाए 27, आपको पता है 27 कैसे आता है, उसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का जो है ये घन है। 27 कौन सी संख्या का घन है, 3 का घन है। तो 3 और p, और इसको मैंने इकट्ठा जो है घन के रूप में लिख दिया। अब घन में लिखने के बाद आप पहला ये फैसला कर लीजिए कि a कौन सा है और b कौन सा है, तो उससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगा। तो अभी मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यानी ये जो संख्या है मैं a की जगह प्रयोग करने वाला हूँ, और ये जो संख्या है मैं b की जगह प्रयोग करने वाला हूँ। सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सूत्र में पहले क्या कहा गया है, a ऋण b, और उसके बाद आपका आता है a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग। सूत्र आपने लिख लिया।
अब जहां आपको ए दिखाई दे रहा है वहां अभी ए की जगह आपको क्या दिखेगा 2p, और बी की जगह हमारा है 3p। तो अभी हम लिखते हैं ए की जगह मैं 2p लिख देता हूं, ऋण बी, बी मुझे क्या दिखाई दे रहा है 3/p, कोष्टक बंद। आगे ए का वर्ग, तो ए है मेरा 2p, उसका वर्ग, धन क्योंकि धन का चिन्ह है यहाँ, ए बी यानी ये दोनों का गुणा करना है, 2p गुणे बी, बी है मेरा 3/p, धन बी, अब बी यहाँ है 3/p उसका वर्ग। तो देखिए ये कोष्टक में कोई बदलाव नहीं है, ये कोष्टक आपका वैसे ही रहेगा 2p ऋण 3p। अब यहाँ आते इस कोष्टक में, तो 2 का जो वर्ग होगा आपका होगा 4, p का वर्ग ये हो गया। अब यहाँ देखिए आप गुणा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये p और ये p जो है, ये p और ये p कट गया, तो यहाँ आपको केवल क्या बच रहा है, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 का वर्ग होगा 9 और p का वर्ग हो गया p का वर्ग। तो ये आपने जो है इस संख्या का आपने जो है गुणनखंड निकाल दिया, ये आपका उत्तर आ गया। तो अभी आपने 3 प्रश्न हल किए। अब इससे थोड़ा सा और कठिनाई की ओर चलते हैं। सूत्र सब जगह यही लगाना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही सूत्र पे पूरा सवाल करना है। अभी यहाँ प्रश्न दिया गया कि सरल कीजिए, देखिए प्रश्न में यहाँ लिखा है कि अब तक आपने गुणनखंड निकाला, लेकिन अब आपको गुणनखंड नहीं निकालना, आपको सरल करना है, यानी इनडायरेक्टली आप गुणनखंड निकाल कर ही सरल करने वाले हो। तो देखिए यहाँ प्रश्न दिया है कि सरल रूप दीजिए, ये आपका प्रश्न है, हमें जो भी सवाल दिया उसको सरल रूप में करना है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है 2x धन 3y उसका घन ऋण 2x ऋण 3y और उसका घन। तो देखिए सवाल जो है थोड़ा सा भी आपको बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, आप सूत्र पे टिके रहिए। जो सूत्र है पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पहले से घन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको घन के रूप में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से सवाल जो है हमारा घन में दिया गया है। अब इसमें आप पहचाने कि ए और बी कौन सा है। तो देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए मार्क कर देता हूँ, ये मेरा ए हो गया, और मैं इसकी जगह बी का प्रयोग करूंगा, मतलब बी की जगह 2x - 3y लूंगा। मैंने अभी ए और बी मैंने पहचान लिया है, तो अब मैं सूत्र लिखता हूं। मैं आपका सूत्र क्या है, ए ऋण बी, ए का वर्ग धन ए बी धन बी का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, सूत्र हमने लिख दिया, जहां ए है वहां ए लिखिए, मतलब ए की जगह आप 2x धन 3y लिखेंगे, और जहां बी आ रहा है वहां आप क्या लिखेंगे 2x ऋण 3y। तो अब इसको देखिए कोष्टक हम बनाएंगे ए। अब देखिए ए की जगह आप क्या लिखने वाले हैं 2x धन 3y, ऋण, तो ऋण डालिए, ऋण है इसलिए एक और कोष्टक लिखिए, बी, बी है तो बी की जगह आप क्या लिखने वाले हैं 2x ऋण 3y, कोष्टक बंद कर दीजिए। ये आपने यहां तक आप पहुंच गए। अब हम चलते हैं अगले हिस्से पे। यहाँ a का वर्ग है, तो आपको पता है a क्या है 2x धन 3y उसका वर्ग, धन a, तो a की जगह वापस आपको 2x धन 3y लिखना है, b 2x - 3y, कोष्टक बंद। अब आपका जो आखिरी पड़ाव है b का वर्ग, तो b का वर्ग यानी 2x ऋण 3y उसका वर्ग, कोष्टक बंद। तो देखिए अब इस ये आपने सब a और b का मान रख दिया है, अब आगे आप कैसे करें, कोष्टक को खोल दीजिए। तो देखिए 2x धन 3y ऋण 2x और ऋण होगा आपका धन 3y। अब यहाँ आइए, तो देखिए ये जो
ये जो सूत्र है आपने विस्तार सूत्र में पढ़ा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां जहां आपको सूत्र की आवश्यकता होगी मैं उस सूत्र जो है आपको बताते चलूंगा मैं। तो इसके लिए आपको कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, मैं यहाँ सूत्र बगल में लिख रहा हूँ, a धन b का वर्ग। ये आपने विस्तार सूत्र में पढ़ा होगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो इस सवाल के लिए इसको आप इस सूत्र से करने वाले हैं। और इसके लिए देखिए जहां जहां सूत्र पड़ेगा हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, इस सूत्र की मदद से। अब आप आ जाइए इस हिस्से पे, इसके लिए भी आपको सूत्र का प्रयोग करना है। मैं यहाँ सारे सूत्र यहाँ लिखते जा रहा हूँ, a धन b a ऋण b, आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ सूत्र आएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसके लिए अब आइए आखिरी वाले के लिए, इसके लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना है, a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो देखिए मैंने सारे सूत्र लिख दिया है। अब एक एक करके इन सूत्र की मदद से जो है हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो देखिए यहाँ a है आपका 2x जो है वो a मान लेंगे और जो 3y है वो आप b मान लेंगे। तो आप जरा इस सूत्र पे देखिए, पहला वाला जो सूत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस सूत्र, हमें इस सूत्र पे काम करना है। तो a का वर्ग आप कैसे लिखेंगे, a कौन 2x का वर्ग धन 2ab, यानी ये आपका a है और ये b है, चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे भी लिख देता हूँ 2ab। तो 2a क्या आएगा आपका 2x, b आएगा आपका 3y धन b का वर्ग धन 3y का वर्ग। तो अभी आपने इसको इस सूत्र की मदद से जो है एक्सपांड किया, विस्तार किया। अब जो है जो बीच का जो है इसके लिए आपको देखिए इस फॉर्मेट में a धन b, यानी ये आपका a धन b में दिख रहा है और ये a ऋण b दिख रहा है। तो देखिए यहाँ सूत्र मैंने बताया है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a कौन है, दैट इज 2x का वर्ग ऋण 3y का वर्ग। तो आप इसको भी आपने जो है सूत्र की मदद से जो है विस्तार कर दिया है। अब आखिरी जो संख्या है उसके लिए आपको तीसरे सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए 2x का वर्ग ऋण 2ab, सो 2x 3y धन 3y का वर्ग। अब आइए कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए यहां आप देखेंगे कि ये धन 2x है और ये ऋण 2x है, घट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 3y और 3y, ये आपके पास बचेगा 6y। ये कोष्टक खत्म। अब आइए इस कोष्टक की बात करते हैं। तो 2x का वर्ग, तो 4x का वर्ग, इसको साथ में करिए, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12xy धन 9y का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9, 3 गुणे 3 9y का वर्ग। इस 2x का वर्ग, तो 2 का वर्ग होगा 4, 4x स्क्वायर, 3y का वर्ग 9y का वर्ग, 4x स्क्वायर। अब यहाँ जो है ऋण का चिन्ह है, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। पहले आप 2 का गुणा 2 में कर लीजिए, 4, 4 का गुणा आप 3 में करेंगे 12, तो 12xy धन 9y का वर्ग, कोष्टक बंद। अब इसमें देखिए क्या है, आसान आपको क्या पड़ेगा कि जो भी संख्या धनात्मक और ऋणात्मक है वो घट जाएगी। जैसे उदाहरण आपको बता दें, देखिए धन 9y है और ये ऋण 9y है, तो धन और ऋण घट गया, यानी शून्य। उसी तरह से और देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि धनात्मक 12xy है और यहाँ ऋणात्मक 12xy, ये यहाँ धन है और वो ऋण है, घट गया। अब देखिए 4xy, 4xy और 4xy 3 बार है और सब धन है, धन धन धन। तो 4, 4 धन 4 8, 8 और 4 12। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका होगा 12x का वर्ग। अब आपके पास बचा क्या है, 9y बचा है, यहाँ जो है 9y बचा है।
तो 9 y का वर्ग। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 छक्के 72, 72, और x का वर्ग y, और 6 का गुणा 9 में करिए, 6 9 54, y का क्यूब। तो ये जो है आपका उत्तर आ गया। तो मैं 1 मिनट का समय देता हूं अगर जो समझने के लिए सवाल को, फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे। अब इसी तरह से मैं एक सवाल और ले लेता हूं, और बिल्कुल सब इसी सूत्र पे है। देखिए यहां भी आपको सरल करना है। p घाते 3 ऋण p धन 1 घाते 3। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे कि वो घातांक के रूप में है या नहीं, और घात कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी घन के रूप में। तो प्रश्न को देखने पे लग रहा है कि पहले से ही हमें घन में दिया गया है। अब ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, घन में तो हो गया, सही है, इसमें a और b कौन सा है, क्योंकि a और b आप पहचानेंगे तभी उस सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये a है मेरा और ये b है, यानी a घाते 3 हो गया, b घाते 3 हो गया। अब सूत्र पे आ जाइए। आपका सूत्र है a ऋण b, a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग। अब आपने a और b पहचान ही लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए a की जगह आप p लिखने वाले हैं, कोष्टक p, क्योंकि a जो है मेरा p है। b, अब b की जगह आपको क्या दिख रहा है, p धन 1 दिख रहा है, प्रश्न में p धन 1 है, तो ऋण कोष्टक p धन 1 कोष्टक बंद। अब आगे आते हैं, a का वर्ग, तो यहाँ जो a है वो p है, तो p का वर्ग धन ab, यानी p का गुणा मुझे जो है p धन 1 में करना है, ये हो गया, धन b का वर्ग। अब मेरा जो b है p धन 1 है वर्ग, ये हो गया। अब आप पुस्तक को खोलिए, तो देखिए यहाँ p ऋण p, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण होगा, एक पुस्तक बन। अब आइए इस पुस्तक पे आते हैं, तो p का वर्ग, ठीक है। अब p का गुणा आप p में करेंगे तो यहाँ भी आपको p का वर्ग मिलेगा, फिर p का गुणा 1 में करेंगे तो आपको यहाँ जो है p मिलेगा। उसके बाद जो है, अभी ये जो है इसको हमने अभी पहले सूत्र से किया था, इसके लिए मैं आपको सूत्र यहाँ दे देता हूँ। इसके लिए आप वापस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, a का वर्ग 2ab धन b का वर्ग। देखिए ये आपका a है और ये जो है b है, तो a धन b का वर्ग, जैसे आपने यहाँ सूत्र मैंने लिखा है, इस सूत्र पे आप फोकस करिए। तो ये हो जाएगा p का वर्ग, ठीक है, धन 2, अभी a कौन है, p है, 2ab हो गया, धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, पुस्तक बन। अब देखिए यहाँ जो है p और ऋण p, ये आपका कट जाएगा, यानी घट गया, कुछ नहीं बचा, 0 ऋण 1, आपको ऋण 1 आएगा, ये आपका ऋण 1 हो गया। अब आइए इस पुस्तक में आते हैं, तो देखिए यहाँ जो है p का वर्ग धन p का वर्ग और धन p का वर्ग, यहाँ आप गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और 2p यहाँ आपको आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, ऋण 1। अब देखिए p का वर्ग कितनी बार है,
तो देखिए एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए 1 2 3, कितनी बार आपको दिख रहा है पी का वर्ग? 3 बार दिख रहा है। आपका उत्तर क्या होगा? 3, क्योंकि 3 बार है तो आप इसको लिखेंगे 3 पी का वर्ग। अब देखिए ये जो p है और ये 2p है, किसकी बात कर रहा हूँ? ये और ये, इसको आप जोड़ेंगे क्योंकि सजातीय पद है। तो 1p और 2p ये आपका आएगा 3p धन 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि बाहर ऋण का चिन्ह है तो मुझे जो है कोष्टक को खोलना है। तो ऋण 3p का वर्ग, ऋण 3p और ऋण 1, तो ये मेरे उत्तर हो गए। तो इसके लिए देखिए आपको जो सूत्र जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और जैसे विस्तार सूत्र में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। जब विस्तार सूत्र आपको अच्छे से आएगा तो आप जो है बेजिक राशियों के गुणनखंड भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये क्या था? सरल रूप हमने किया, और हमने किसकी मदद से किया? सूत्र की मदद से किया। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न दे रहे हैं कि सरल रूप दीजिए, तो यानी आप समझिए कि आप गुणनखंड ही आपको निकालना है, और गुणनखंड निकाल कर ही आप सरल रूप दे सकते हैं, नहीं तो आपका सरल रूप नहीं आएगा। अब मैं आपको एक और अगले प्रश्न पे लेके जाता हूं, थोड़ा सा हटके है। अब देखिए ये जो सवाल है वो इस तरह से है कि इसमें अब तक आपने जो पढ़ा था, जैसे आपने त्रिपद का गुणनखंड भी निकाला होगा। देखिए प्रश्न है मेरा, सरल रूप दीजिए। 1/2 धन 5 धन 6 बटे a ऋण 12 गुणे a ऋण 4 1/2 ऋण 4। ये हमारा सवाल है। हमें क्या पूछा गया है कि इसको सरल रूप दीजिए या संक्षिप्त रूप दीजिए। तो सवाल लगाने से पहले आप हर एक चीज लीजिए। मैं यहाँ जो रफ वर्क कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक एक चीज लूंगा, उसका गुणनखंड निकालूंगा, क्योंकि जब तक मैं गुणनखंड निकालूंगा नहीं, हल नहीं कर पाऊंगा। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में त्रिपद का गुणनखंड निकालने सिखाया था। तो हमें यहाँ त्रिपद का गुणनखंड ही निकालना है। 3 पद है, 1 2 3। तो आइए हम बता दें कि त्रिपद का गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। तो जब आप त्रिपद का गुणनखंड निकालते हैं तो आपको पता है कि पहले क्या करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि सबसे पहले यहाँ कोई जो संख्या दी गई है वो 1 है, इसका गुणा आप लास्ट वाले आखिरी वाले से करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ग पद है, ये मध्य पद है, और ये अंतिम पद या स्थिर पद आप कह सकते हैं। तो जो वर्ग पद का जो संख्या है, गुणांक है, जैसे यहाँ वर्ग पद है, a का वर्ग है, और उसका आगे संख्या नहीं यानी वो 1 है, तो इस वर्ग पद के गुणांक से अंतिम पद के गुणांक को हम गुणा कर देंगे या स्थिर पद से गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ 1 का गुणा 6 से कर रहा हूँ, मुझे आ गया 6। ये पहला स्टेप हो गया। अब आपका जो अंतिम पद है, जैसे आप देखेंगे यहाँ 6, उसके आगे आप चिन्ह देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर जो धन दिखेगा तो आपको योगफल से 5 लाना है, यानी हमें 6 का गुणनखंड इस तरह से निकालना है कि जोड़ने के बाद हमारा उत्तर 5 आ जाए। तो देखिए 6 का गुणनखंड 1 गुणे 6, पहला आपका क्या होगा? 1 गुणे 6 आपको 6 आ रहा है, मगर 1 और 6 जोड़ने पे 7 आ रहा है, नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? दूसरे गुणनखंड पे जाना है। तो 2/3 6, और ये सब जब आप अभ्यास करेंगे तो आप मूल जवानी फटाफट लगा सकते हैं। तो देखिए 2/3 6 और 2 और 3 5 होगा, 2 धन 3 5 आ गया। तो मैं ये मध्य पद है, इसको मैं तोड़ कर लिखूंगा। मैं इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो a का वर्ग धन, अभी 5a नहीं लिखा जाएगा, अब वहां लिखा जाएगा 2a + 3a। हम क्या कर रहे हैं? मध्य पद को तोड़ कर लिख रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। अब ये आपका पहला मतलब 2 2 की आप जोड़ी बना लीजिए, और इसमें जो आपका सामान्य विभाजक उसको बाहर कर लीजिए, समान पद जो होगा या कॉमन टर्म जिसे कहते हैं उसे बाहर कर लीजिए। अब देखिए दोनों में
संख्या में तो कुछ कॉमन टर्म नहीं है, यहाँ ए है और यहाँ ए का वर्ग, यानी ए आपका बाहर आ गया, ए धन 2। अब 3 और 6 है, तो 3 और 6 का मसावी होगा 3, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, ए धन 2। तो अगर जो दोनों कोष्टक में एक जैसे उत्तर आ रहे हैं तो आप समझिए कि आप जो है सही जा रहे हैं। जैसे यहाँ ए धन 2 आ रहा है, यहाँ ए धन 2 आ रहा है, तो ए धन 2 मैंने सामान्य पद को बाहर कर लिया। अब दूसरे कोष्टक में आएगा ए और धन 3, तो हमने एक का गुणनखंड निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे इसको, आप अभी गुणनखंड निकाल दिए, यहाँ लिखते ही जाइए। तो ये हमने गुणनखंड निकाला है, तो इसकी जगह पे अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए धन 2 और ए धन 3 बटे, अब आ जाए इस पे ए का वर्ग ऋण ए ऋण 12। इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे जो हमने पहले त्रिपद का गुणनखंड जैसे निकाला है। अब देखिए यहाँ कोई गुणांक नहीं है, वर्गपद का कोई गुणांक नहीं है, यानी मान लिया एक है, वो एक ऐसा समझा जाता है, एक को नहीं लिखा जाता है लेकिन वो समझा जाता है कि वो एक है। इसका गुणा जो है मैं आखिरी स्थिर पद से कर रहा हूँ, तो एक का गुणा जब मैं 12 से करूंगा मुझे आ रहा है 12, पहला काम हो गया। अब जो स्थिर पद है उसके आगे चिन्ह देखिए, ऋण है, तो ऋण का अर्थ है कि 12 का गुणनखंड आप इस तरह से निकाले कि घटाने के बाद आपको एक आएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 4 में से जब 3 जाएगा तो उत्तर 1 आता है। लेकिन यहाँ क्या है, ऋण है, तो आप इसको क्या कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ऋण लाना है तो बड़ी संख्या को आप ऋण का चिन्ह देंगे और छोटी संख्या को धन का, तब जाके आपको ऋण 1 मिलेगा। तो अभी इसका उपयोग करके ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट अप करेंगे। तो देखिए ए का वर्ग ऋण 4a धन 3a ऋण 12। अब दो दो टर्म की जोड़ी बना दीजिए और इसमें से जो सामान्य पद इसको बाहर ले लीजिए, तो दोनों में ए बाहर आ जाएगा, ए सामान्य पद है, यहाँ आएगा ए ऋण 4 और 3 और 12 मसावी होता है 3, यानी 3 बाहर आएगा, ए ऋण 4। तो अगर जो दोनों कोष्टक में मुझे एक जैसा उत्तर आ रहा है यानी मैं सही जा रहा हूँ, ये इसकी पहचान है। त्रिपद की सबसे बड़ी पहचान होती है कि तीसरे स्टेप में आपको दोनों कोष्टक में एक जैसा उत्तर आना चाहिए। तो ए ऋण 4 और ए धन 3, तो आपने इसका गुणनखंड निकाल दिया। अब आइए हम इसको लिख देते हैं, तो इसकी जगह मेरा उत्तर आ रहा है ए ऋण 4 और ए धन 3 गुणे। अब इसका कोई गुणनखंड नहीं निकल सकता है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो नीचे वाली जो संख्या है देखिए इस तरह से है, तो ये वर्ग में अभी मैंने आपको एक सूत्र दिया था थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र आपका ये है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग ए धन बी ए ऋण बी, ये सूत्र पे आपको काम करना है। तो ये जो है वर्ग में है, ये वर्ग में नहीं है, तो इसको आप वर्ग में करिए। 4 4 को आप कैसे लिखेंगे, 2 का वर्ग। अब देखिए इस तरह से मैच हो रहा है, तो आपका इसका उत्तर आएगा आपका ए धन 2 और ए ऋण 2। तो आपने इसका भी गुणनखंड निकाल दिया है। अब ये गुणनखंड हम यहां लिख देंगे, ए धन 2 और ए ऋण 2। तो अब आपने स्टेप आपको समझ में आ गया कि पहला सरल करते समय त्रिपद है या द्विपद है जो भी है, अगर जो गुणनखंड निकलता है तो आप गुणनखंड निकालिए। त्रिपद का गुणनखंड हम इस तरह के तरीके से निकालते हैं, और कहीं के अगर जो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा तो आप सूत्र भी लगा सकते हैं, जैसे इसको मैंने सूत्र से निकाल दिया। अब ऊपर नीचे देखिए, क्योंकि भाग है ना, गुणा हो रहा है, तो देखिए ए धन 3 और ए धन 3 कट गया, यहाँ ए धन 2 है और यहाँ ए धन 2 है, ये कट गया, ए ऋण 4 और ए ऋण 4 कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, यानी एक है, ऊपर कुछ नहीं बचा है वो एक है, और नीचे आपका क्या बचा है, ए ऋण 2 बचा है, यही आपका उत्तर है, आंसर। तो इस तरह से जो है हम सरल रूप देंगे। अभी मैं एक छोटा सवाल और ले सकता हूं, फिर मैं आपको गृह कार्य देने वाला हूं, एक छोटा सवाल और हो जाएगा। यहां भी आपको सरल रूप ही देना है।
देखिए प्रश्न दिया गया कि सरल रूप दीजिए। प्रश्न है 8 x घाते 3 27 y घाते 3 बटे, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहला ये देखेंगे कि कहाँ मैं सूत्र ले सकता, ये द्विपद है, दो ही टर्म है, तो यहाँ सूत्र यानी आपको इस सूत्र से इसका गुणनखंड निकालना है, और ये भी द्विपद है, तो जो अभी हमने पिछले यहाँ जो हमने निकाला था वो सूत्र से ये काम करेगा। तो अब किसके लिए कौन सा सूत्र काम करेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको ये सूत्र लगाना है, और इसके लिए मैं यहाँ बगल में सूत्र लिख देता हूँ। ये सूत्र पे काम करना है। तो आइए हम एक एक करके सूत्र लगाते हैं और साथ में लिखते जाते हैं। पहला हम इसको जो है घातांक के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी संख्या है वो घात में नहीं है, चारांक तो घात में है। तो जो 8x³ है उसको मैं लिखूंगा 2x³, क्योंकि अभी आपने पिछले सवाल में भी लगाया था। ऋण 27, 27 की जगह आएगा 3 का घन, और इसको मैंने इकट्ठा करके लिखा, ये घातांक के रूप में मैंने कर दिया, घन के रूप में लिख दिया। अब इसको हम कैसे वर्ग के रूप में लिखना है, तो x जो है चारांक है, घात 2 है, तो 4 किसका वर्ग है 2, तो 2x वर्ग, और उसी तरह से जो 9 है वो 3 का वर्ग है, तो हमने इकट्ठा इसको वर्ग के रूप में लिख दिया। उसके बाद जो है अब यहाँ आप पहचाने कि a और b क्या है। तो जैसे इस सवाल में ये आपका a है, ये b है, उसी तरह से आप इसको a और b मान सकते हैं। अभी वो बात की बात है, पहले हम ऊपर वाले उस पे जाएंगे। तो सूत्र आपको दिख ही रहा है, तो सूत्र में क्या करा है, a ऋण b, सूत्र यहाँ क्या है a ऋण b, तो ये a ऋण b, तो a ऋण b मतलब 2x ऋण 3y। दूसरा कोष्टक a का वर्ग, यानी a का वर्ग यानी 2x का वर्ग, धन 2x 3y धन 3y का वर्ग, बटे, अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है इसको मैं a लेता हूं और a b लेता हूं, तो यहाँ सूत्र कह रहा है a धन b a ऋण b, सो 2x धन 3y और 2x ऋण 3y, ये होगा। अब ये कोष्टक जो है हल होगा, तो उसको हल कर दीजिए। तो देखिए 2x 3y, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और ये जो है ये हो जाएगा 4x का वर्ग 6xy 9y का वर्ग, बटे 2x धन 3y 2x ऋण 3y। अब ऊपर नीचे देखिए बटे मतलब भाग होता है, तो अब यहाँ जो है 2x ऋण 3y और 2x ऋण 3y कट गया, तो जो आपका उत्तर आएगा, अब इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कुछ कट नहीं सकता, तो ये जो है आपका आखिरी उत्तर है 4x का वर्ग धन 6xy धन 9y का वर्ग, बटे 2x धन 3y। अब मैं आपको, आपने जितने सवाल किए हैं, तो अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ गृह कार्य दे देता हूं। देखिए गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 64 x का घन, सरल रूप दीजिए।
तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये घटक आपको समझ में आया होगा। 8वीं की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।